तो दोस्तों पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड पे रेगुलरली लोगों के मेरे पास सवाल आते हैं। आज इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का। देखेंगे हमने 3 महीने पहले रिव्यू किया था, तो हम देखेंगे 3 महीने में कितने चेंजेस इसके पोर्टफोलियो में हुए हैं, कैसी रिटर्न्स अभी ये फंड दे रहा है और क्या आपको इस फंड में बने रहना चाहिए या क्या करना चाहिए। डिटेल में इस वीडियो में हम पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड पे बात करेंगे। तो आइए चलते हैं और देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों यहां पर मैंने अभी जून 2023 का जो लेटेस्ट यहां पर पोर्टफोलियो आया है अभी पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का, उसको यहां पर कर लिया है। और उससे पहले जो हमने इसका लास्ट रिव्यू किया था मार्च 2023 में, वो पोर्टफोलियो मैंने यहां पर इसका डाल लिया है ताकि हम चेंजेस वगैरह यहां पर डिस्कस कर सकें, कितना चेंजेस यहां पर हो रहे हैं, फॉरेन इक्विटी की एलोकेशन वगैरह सारी चीजें हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले जिन कंपनीज को इसने कंप्लीटली एग्जिट कर दिया है, तो दो मेजरली कंपनी है। हीरो मोटोकॉर्प को यहां पर इसने कंप्लीटली एग्जिट कर दिया है, लगभग 3.14% यहां पर एलोकेशन थी जो यहां पर 0% के आसपास रह गई है। उसके साथ साथ सन फार्मा में भी आपको यही चीज देखने को मिल रही है कि सन फार्मा को भी इस जो फंड है इसने कंप्लीटली एग्जिट कर दिया है। अब देखिए यहां पर आपको एक चीज समझनी है कि इन्होंने क्या किया है, ऑटो सेक्टर में, फार्मा सेक्टर में ही अपना जो पैसा है उसको रोटेट किया है। जैसे हीरो मोटोकॉर्प से पैसा निकालकर मारुति सुजुकी में इन्होंने डाल दिया है, लगभग 3.64% के आसपास पैसा इन्होंने मारुति सुजुकी के शेयर में यहां पर डाला है। वैसे ही सन फार्मा में अगर आप देखेंगे, सन फार्मा में आपको यहां पर बेचते हुए यहां पर नजर आए हैं। तो इसके अलावा इप्का लेबोरेटरीज में इन्होंने अपनी एलोकेशन को इंक्रीज किया है, सिप्ला में अपनी एलोकेशन को इंक्रीज किया है। तो बेसिकली कुछ कंपनी से एग्जिट किया और उन्हीं सेक्टर्स के कुछ स्टॉक्स में अपना पैसा इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया है। इसके अलावा जो ये फंड मेजरली फोकस कर रहा है वो एक तो बैंकिंग आप बोल सकते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर में अपनी एलोकेशन को इंक्रीज कर रहा है। एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी में इसने अपना पैसा यहां पर इंक्रीज किया है। उसके साथ साथ आईटी सेक्टर्स में इसने अपना पैसा इंक्रीज किया है, क्योंकि अभी आपको पता है कि आईटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर, ये दो सेक्टर हैं जिन्होंने अभी भी मार्केट कंडीशंस के हिसाब से रिटर्न्स नहीं दी है। तो इस चीज का फायदा उठाते हुए ये कंपनी फार्मा सेक्टर और आईटी सेक्टर में अपनी एलोकेशंस को बढ़ा रही है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे इन्फोसिस में इसने अपनी एलोकेशन को बढ़ाया है, यहां पर एक अच्छा खासा, लगभग इन्होंने अपनी एलोकेशन को डबल कर लिया इन्फोसिस में। और उसके साथ साथ अगर आप यहां पर देखेंगे HCL टेक में भी इन्होंने अपनी एलोकेशन को यहां पर स्लाइटली इंक्रीज किया है। तो ये जो मेन दो कंपनीज हैं इसमें इन्होंने अपनी एलोकेशंस को इंक्रीज किया है आईटी सेक्टर की। उसके अलावा ये जो 3 बैंक्स हैं इसमें इंक्रीमेंट आपको देखने को मिला है। और उसके अलावा ये जो 2 सरकारी कंपनीज हैं जो डिविडेंड अच्छा देती हैं, कोल इंडिया और एनएमडीसी, इसमें इसने अपना पैसा इंक्रीज किया है। तो बेसिकली यहां पर अगर हम समझते हैं, एक तो ये डिविडेंड देने वाले कंपनीज में अपना पैसा इंक्रीज कर रही है और उसके साथ साथ बैंकिंग और आईटी सेक्टर में भी अपना पैसा इंक्रीज कर रही है। मेजरली जो कंपनीज इसके पोर्टफोलियो में थी वही है, बहुत ज्यादा एडिशंस नहीं है। कुछ सेक्टर्स की कंपनीज को एग्जिट किया है और एक दो सेक्टर, उसी सेक्टर की कंपनीज में एडिशन अपना पैसा किया है। ओवरऑल सिर्फ एक मारुति सुजुकी है जो पिछले 3 महीनों में इस कंपनी ने एक्स्ट्रा अपना पैसा, यहां पर जो एडिशनल पैसा है वो इसने इन्वेस्ट किया है। अगर हम फॉरेन इक्विटी की यहां पर बात करते हैं, तो फॉरेन इक्विटी में जैसे आपको पता ही है कि एलोकेशन पे अभी बैन लगा हुआ है कि और ज्यादा एलोकेशन नहीं कर सकते हैं, सिर्फ कुछ पैसा अपना रोटेट कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा चेंजेस हमें यहां पर देखने को नहीं मिल रहे हैं। वही 4 कंपनीज हैं। अल्फाबेट इंक यानी कि गूगल में इसने पैसा लगाया हुआ है 4.85%, माइक्रोसॉफ्ट में 5.34%, अमेजॉन में लगभग 3.78% और मेटा में यानी कि फेसबुक में 3.62%। ये 4 कंपनीज में इसने अपना पैसा यहां पर लगाया हुआ है 17.59%। और लगभग 15% पैसा आर्बिट्राज हो गया या फिर शॉर्ट टर्म डेरिवेटिव्स में काम करना है, या जो कुछ कैश एंड इक्विवेलेंट में आप यहां पर मान सकते हैं। तो लगभग 15% पैसा ये अभी भी इसने स्टॉक मार्केट से अपना बाहर रखा हुआ है। तो वही अपनी जो स्ट्रेटेजी है उसी को ये फॉलो कर रही है आज भी, कि बहुत ज्यादा चेंजेस पोर्टफोलियो में नहीं कर रही है। और इस फंड में जो सबसे खास बात ये रही है इसके पोर्टफोलियो की, बीच में परफॉर्म नहीं किया था, अंडर परफॉर्मेंस थी, लेकिन उस अंडर परफॉर्मेंस में भी इसने बहुत ज्यादा चेंजेस अपने पोर्टफोलियो में नहीं किए थे। उन्हीं कंपनीज पे भरोसा जताया था जिन पे ये पहले भी भरोसा जता रही थी। आईटीसी, बजाज होल्डिंग्स, ये कंपनीज आप देखेंगे बहुत टाइम से, हम अगर आप यहां पर देखेंगे, अगर मैं आपको यहां पर दिखाता हूं, अगर हम
यहाँ पर मेंटेन करते हुए चल रहे हैं। लगभग हम फरवरी 2022 से ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इनकी वीडियोस में बना रहा हूँ, और आप देखेंगे पिछले 1.5 साल में लगभग वही 20-25 कंपनीज यहाँ पर इसके पोर्टफोलियो में है। अब आइए एक बार चलते हैं और देखते हैं कि जो फंड है उसकी रिस्क रेशियोज कैसी है और इसने परफॉर्मेंस अभी अपनी कैसी दी है। तो दोस्तों यहां पर अगर हम इस फंड की रिस्क रेशियोज पे बात करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन 12.69 के आसपास है। स्टैंडर्ड डेविएशन ये दिखाता है कि एक फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल है। जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उतनी एक बेटर किसी भी फंड की यहाँ पर वॉलेटिलिटी दिखती है, तो उस मामले में काफी अच्छा फंड है। दूसरा शार्प रेशो 1.47 के आसपास है, ये भी काफी अच्छा है। यहाँ पर ये भी एक अच्छी कंसिस्टेंसी यहाँ पर दिखा रहा है। शार्प रेशो यहाँ पर बताता है कि जितना फंड ये रिस्क ले रहा है क्या उसके हिसाब से रिटर्न्स दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है। तो शार्प रेशो के मामले में भी एक अच्छी खासी रिटर्न्स यहाँ पर है। टर्नओवर रेशो वहीं किसी भी फंड की ये बताती है कि एक फंड कितना ज्यादा चेंजेस पोर्टफोलियो में करता है। तो टर्नओवर रेशो सिर्फ 6% की है और ये हमने चीज अभी देखी ही है कि बहुत ज्यादा चेंजेस पोर्टफोलियो में नहीं करता है। पिछले 3 महीने में भी अगर हमने देखा है तो 1-2 चेंजेस इसने अपने पोर्टफोलियो में यहां पर किए हैं। तो ओवरऑल जो रिस्क रेशियोज है वो इसकी काफी पॉजिटिवली अच्छी नजर आती है। रिटर्न्स की अब आइए बात करते हैं। तो देखिए अभी 1 साल में ये अब वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फ्लेक्सी कैप फंड फिर से बन गया है। 24% की रिटर्न ये 1 साल में दे रहा है। 5 साल में भी ये वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फ्लेक्सी कैप फंड है 19% के रिटर्न के साथ। और सिंस इंसेप्शन भी अगर आप देखते हैं यानी कि लगभग नवंबर 2013 में ये फंड शुरू हुआ था, वहां से भी 19% की रिटर्न दी है। तो अगर आपने लगभग 10 साल पहले इस फंड में पैसे लगाए होते 10,000 रुपए, वो इस फंड ने आपके 60,000 के आसपास बना दिए है। 19% के आसपास की एक अच्छी खासी रिटर्न इस फंड ने जनरेट की है। वहीं दोस्तों साथ में अगर हम SIP रिटर्न्स पे यहां पर बात करें तो SIP रिटर्न्स में भी अब ये फंड कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ रहा है। 10 साल में अगर आप देखेंगे तो अगर आप 1000 पर मंथ की SIP करा रहे होते तो 1,20,000 की लागत इस फंड ने आपकी 3,27,000 के आसपास बना दी है। 19% की रिटर्न है। 5 साल में अगर हम देखते हैं तो 22% की रिटर्न है। 60,000 की लागत इस फंड ने आपकी 1,04,000 के आसपास बना दी है। वहीं 3 साल में भी अगर आप देखते हैं तो 19% के आसपास की रिटर्न ये फंड दे रहा है। तो कंसिस्टेंटली अच्छी रिटर्न्स ये फंड यहां पर देते हुए नजर आ रहा है। 1 साल में 28%, 2 साल में 15%, अच्छी कंसिस्टेंसी के साथ ये फंड रिटर्न्स दे रहा है। अब दोस्तों देखिए किसी भी फंड में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी होती है देखनी कि क्या वो फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहा है। अब ये फंड यहां पर अगर आप देखेंगे तो 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल सभी पैरामीटर्स में इस वक्त अपने बेंचमार्क इंडेक्स को भी बीट कर पा रहा है। बीच में एक स्मॉल टाइम ऐसा आया था जब ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं कर पाया था और उस वक्त भी मैंने आपको कहा था कि इस फंड पे भरोसा रखिए, एक अच्छा कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्म करने वाला फंड है और अभी भी आपको देखने को मिल रहा है। अब आपको एक चीज साथ में ये भी समझनी है कि रिस्क इस फंड के साथ क्या है। तो सबसे बड़ा रिस्क जो अभी इस फंड के साथ है कि इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट 36,000 करोड़ के आसपास हो गया। बहुत ज्यादा एसेट अंडर मैनेजमेंट हो गया है। तो उसके लिए मैंने आपको एक चीज पहले भी बोली थी, अगर आपको इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट ज्यादा लगता है तो एक अल्टरनेट है इसी टाइप की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को फॉलो करने वाला इसी फंड हाउस का जो एक फंड है पराग पारिक टैक्स सेवर फंड। इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट अभी बहुत ज्यादा कम है, 1-2 हजार करोड़ के आसपास का ही है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग उस फंड में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। सब लोग पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। मेजर डिफरेंस इन दोनों फंड्स में सिर्फ इतना है कि ये फंड 17-18% पैसा अपना फॉरेन इक्विटी में भी इन्वेस्ट करता है। इसके अलावा बहुत ज्यादा इनकी इन्वेस्टमेंट्स में डिफरेंस नहीं है। तो आप उस फंड को भी देख सकते हैं और अगर आपको ये फंड अच्छा लग रहा है तो यहां पर भी आप बने रह सकते हैं और एक कंसिस्टेंटली एक ऐसा फंड जो आपकी डाउनसाइड प्रोटेक्शन बनाकर देता है, इस टाइप का फंड में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये एक अच्छा फंड वहां पर साबित हो सकता है। लेकिन याद रखिए किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके इन्वेस्ट करिएगा। ये वीडियो किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देती है। मेरी तरफ से बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।